कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अमर बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने गांव में फोन लगाया? अमर का चेहरा स्याह हो गया। सकपका कर उसने नजरें झुका ली। किशोर जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक नहीं समाचार मिला? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा कर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई। वो रवाना हो गए। अमर कुछ क्षण बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकलकर अमर ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख सीमा घबरा उठी। पानी का ग्लास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सीमा। अमर का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह। कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? किशोर जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे। अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर? सीमा अचकचाई। अजीब बात है। आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने अजय भैया को फोन लगाया। खबर सुनकर अजय को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव गांव में फोन की सुविधा उपलब्ध है। कहीं किशोर जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया। छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। उनके बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व ही हुई थी। इसलिए दाह संस्कार व उठावने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अजय बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। गांव में फोन लगाया। किसको लगाता? वहां किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? अहाँ। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछें? हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर अजय ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और अमर के फोन रखने के बाद अजय ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर आशा ने अजय की बहन मीरा को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर आशा ने पूछा, हेलो, मीरा है? मैं उसकी सहेली कावेरी। यहाँ अलीगढ़ आई थी। सोचा मिल लो। क्या? कब? ओह, अच्छा अच्छा। और फोन रख दिया। अजय सिर पकड़ बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को। दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटे को जब नदारद पाया होगा तो ओह, कितनी छीछालेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अजय की गर्दन झुक सी गई। अमर को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़ बुन में रत रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही आशा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है। हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। लेकिन अब ना पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से आशा का स्वर विशैला हो गया। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतराता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों गांव पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर अजय ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी के गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई।
पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे ओंठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर आशा रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया। 3-4 मिनट तक दोनों पति पत्नी का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा अजय ने भीगे स्वर में उलाहना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अजय को यूं लगा मानो भारी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हों उस पर। सकपकाते हुए सिटपिटा कर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध हो गया। अजय कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दूभर हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अनंत की स्थिति का आनंद लेने लगे। अजय के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर वो उठकर जाता भी कहाँ? घर छोड़कर वापस चल देता। उसी समय अमर से सीमा का रिक्शा रुका। सीमा रोती हुई अंदर चली गई। अमर पिता के गले से लिपट स्वर्गीय मां को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, हो माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काटते पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा। मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता, तो परायों के लिए कौन खटता है? अमर सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचा कर उनका मुख देखता रह गया वह। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अमर के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदारों की मुखमुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वैसे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। अमर के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फोन? क्या इसी तरह हमें भी फोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहां उसका अब दम घुटने लगा था। मीरा दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे अजय भी चल दिया। अंदर मीरा तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। मीरा दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। सीमा और आशा एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त अमर ने सोचा मीरा दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपट फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीरा ने एक क्षण के लिए उचटती नजर उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी मीरा का अनुसरण किया। अमर अजय कटकर रह गए। चुपचाप अपनी बीवियों के पास आकर बैठ गए। चारों को एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक मां के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नानादि करने का बहाना कर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले मीरा ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन मां की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात मां शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही मीरा व छोटी बुआ वहां पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग मां को घबराहट होने लगी।
पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने न रहे। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। विवश पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की उल्टी सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन संगिनी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, दो दो कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावातिरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का पंचम अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रही। पेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में सजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने की पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुख पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपने जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे चिपटाए फूट फूट रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव के साथ साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे बहू, पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों की पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा दो दो बेटों के होने का? इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 फूल तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोलकर घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी ठेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहां एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी। दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतपथ प्रभ रह गई बुआ। वह पोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दे दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी से वो 2 गज नहीं, पूरे 10 किलोमीटर मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूं मैं। बुआ और फूफाजी उन्हें बाहों में भींच ढाढ़स बंधाते रहे। 2 घंटे बाद मीरा अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मझली बुआ भी फूफाजी के संग आ गए। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा, दो दो बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप तो यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? जीते जी क्या
कम जला चुके हैं वे इसे। अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है? कौन फूक रहा है? पिताजी ने दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जीत के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। अजय ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। अजय एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व अमर के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। यह पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो अजय, अमर व उनकी ससुराल में। ग्लानि से अजय की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या थी, और थी माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसा करेगा वो सबका सामना? रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अजय रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए अजय व अमर ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग झिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी का की रट लगाने से? पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफुजूल ढोंग करने से? इस कठोर वाणी पर अजय अमर कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद अजय धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहां की एसटीडी बूथ से अपनी व अमर की ससुराल में फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली ही सुबह आशा और सीमा के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफी मांगी। अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही? हमें खबर नहीं की। ऐसा है, पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने उन्हें बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहा। बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा? हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है, पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी।
समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और 12वें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफाजी ने घोषणा की कि यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल की छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के नाम से जॉइंट एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह से कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही आशा व सीमा शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा काली बनकर उनके सुंदर चेहरे पर पुत गई थी।